स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विपिन मौर्य और आपके इस विद्यापीठ के परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हमने एक नई शुरुआत करी है और अभी तक हमने कोई वीडियो नहीं डाली थी, लेकिन आज से हम एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें मैं आपके लिए क्लास 10 का मैथ पढ़ाऊंगा मैं, और उसमें कंप्लीट मैथ पढ़ाऊंगा एक बारीकी से, मतलब ऐसे लो मैं उसमें एग्जाम्पल भी आपके लिए कवर करूंगा और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन में कंप्लीट करते हुए जाऊंगा। ठीक है, और हमारे साथ में और भी हमारे एक दो लोग साथ में टीम है हमारी, तो वो हमारे लिए आपके लिए साइंस पढ़ाएंगे और इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, तो वो सब आपको सब्जेक्ट मिलेंगे। अगर मैं कहता हूँ अगर आप हम पे भरोसा करते हैं तो हम आपके भरोसे पे खरे उतरेंगे। ठीक है भाई, तो अब मैं आपके बिना देरी गवाए और मैं आपके लिए ये स्टार्ट करता हूँ। मैं सबसे पहला अपना जो है सिलेबस के बारे में बात करते हैं। आज की जो क्लास रहेगी वो केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगी कि सिलेबस क्या क्या अपने कवर करेंगे और आपका इसमें क्या क्या जो रह गया है, मतलब जो अपना कुछ छूट गया है, अपना जो निकाल दिया गया है एनसीईआरटी से, वो पूछ देखेंगे क्या क्या रह गया है और बाकी का अपना जो है जो बचेगा वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने सिलेबस स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 का, क्लास 10th का अपने सिलेबस जो है वो स्टार्ट करते हैं और उसमें सबसे पहले सिलेबस लिख ले रहे हैं एक बार, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या हमें सिलेबस पढ़ना है और क्या क्या हमें सिलेबस को छोड़ना है। तो सबसे पहले इसमें एक पहला चैप्टर आता है, उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं एक बार चेक करो, क्लियर, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, और दूसरा हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है द्विघात सॉरी बहुपद। पहला चैप्टर हमारा जो है वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं से एक क्वेश्चन जो बोर्ड का, यूपी बोर्ड का बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है और वो आता ही आता है। वो बताऊं, जैसे कि उसमें एक आता है कि उसमें बताता है कि रूट दो या फिर रूट 5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करने को एक क्वेश्चन हमारे लगातार पूछा गया है और ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन को ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन भी हर बार आता है। और दूसरा जो क्वेश्चन आता है यहाँ से फैक्टर करने को पूछ लेता है। फैक्टर में जैसे पूछ लेगा आपसे कि 196 का फैक्टर बता दो, या फिर बोल देगा कि हमारे 45 के फैक्टर बता दो, अभाज्य गुणनखंड बता दो, तो अभाज्य गुणनखंड भी पूछ लेता है। लेकिन जनरली यहाँ से क्वेश्चन बनने के जो चांस होते हैं वो हमारे अपरिमेय संख्या से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं और इसको भी हमने बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आता है हमारा बहुपद। बहुपद में हमारा क्या है, जैसे बहुपद में हमारे क्या आते हैं, दो हमारे शून्य होंगे इसमें, अल्फा प्लस बीटा, ये दो शून्य होंगे एक उसके, और उसके हमें गुणांकों और उसके जो होते हैं शून्य, उनके दोनों की सत्यता की जांच करने के लिए क्वेश्चन अपने अच्छे खासे क्वेश्चन जो आते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसमें से आपको एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ। अगला तीसरा चैप्टर है, वो चैप्टर का नाम है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इसमें क्या होता है, इसमें हमारी तीन विधि हुआ करती थी पहले। हमारी इसमें क्या होती, तीन विधि होती थी। पहले जो विधि हुआ करती थी उसे बोलते हैं विलोपन विधि। आपको विलोपन विधि से बहुत सारे क्वेश्चंस करने को आएंगे। विलोपन विधि के साथ साथ हमारे जो आएंगे प्रतिस्थापन विधि से आएंगे, प्रतिस्थापन विधि से, और प्रतिस्थापन विधि के साथ साथ जो आती है हमारी वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। चूंकि हमारे जिस सिलेबस से वज्र गुणन विधि जो है वो हमारी हटा दी गई है, इसे हमें नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना क्या क्या है, एक विलोपन विधि पढ़नी है और दूसरी में प्रतिस्थापन विधि को पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक पद को क्या करेंगे, एक पद को विलुप्त कर देंगे, दूसरा पद ऑटोमेटिक निकल आएगा। लेकिन अपने विलोपन प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि में हम ये करेंगे कि इसमें क्या होगा, एक पद को सब्स्टिट्यूट करके दूसरे पद को लगाएंगे, मतलब एक पद की वैल्यू निकाल के दूसरे पद में लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट गायब कर देंगे पद को। वो देखेंगे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कैसे स्टार्ट, मतलब कैसे इसमें गायब कर रहे हैं पद को। ठीक है, तो इसमें दो विधि है, दो विधि केवल पढ़नी है, बाकी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है थ्योरी के और जो पूछे भी जाते हैं। और इसी प्रकार से जो अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, वो है हमारा द्विघात समीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर है और इससे एक क्वेश्चन, वो भी 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है भाई, तो इसको और अच्छे से पढ़ना है हमारे लिए।
इससे द्विघात समीकरण, इसमें द्विघात समीकरण है और इसमें आपको श्रीधराचार्य फार्मूला भी पढ़ने को मिलेगा। श्रीधराचार्य फार्मूले को प्रूव कैसे किया जाता है तो उसको भी अपने ध्यान से देखेंगे। जैसे तुमने सुना होगा श्रीधराचार्य फार्मूला x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा श्रीधराचार्य फार्मूला था। तो इसको भी वही थोड़ा सा अपने करेंगे, बारी बारी से इसको भी करते रहेंगे, ठीक है। और इसको एक बार प्रूव भी करेंगे और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे। इसी प्रकार से फिर हमारा अगला चैप्टर जो आता है, जो मेरा फेवरेट चैप्टर है, उसको नाम बोलते हैं समांतर श्रेणियां। जो आपके एनसीईआरटी की किताब में लिखा है समांतर श्रेणियां। लेकिन मैं बता दूं यहाँ पे समांतर श्रेणियां लिखा है, लेकिन समांतर श्रेणियों में क्या है, समांतर श्रेणी में आपको केवल और केवल एक ही श्रेणी पढ़नी है, उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में कौन सी पढ़नी है, उसका योग पढ़ना है। और भी श्रेणी होती हैं उनका नाम बताऊं, जैसे हरात्मक श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है, उनको हमें नहीं पढ़ना है। आपके सिलेबस में केवल एक श्रेणी दी है, उसका नाम है केवल और केवल समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में बिल्कुल इजी चैप्टर है और इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं। और उसमें जैसे क्या आएगा, उसमें 2-3 फार्मूले हैं सिंपल से, वही हमें ध्यान रखना है। जैसे पहला फार्मूला बताऊं, वो TN बराबर बोल दें, चाहे आप AN बराबर बोल दें, चाहे आप L बराबर बोल दें, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले का पूरे चैप्टर में यूज किया गया है। एक फार्मूला हमारा और है SN बराबर N अपॉन 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। एक फार्मूला ये, और इन्हीं दो फार्मूले पे पूरी समांतर श्रेणी हमारी टिकी हुई है। इन्हीं दो फार्मूले से हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चन इन्हीं दो फार्मूले से हमारे होने वाले हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा जो छठा चैप्टर है, जो छठे चैप्टर का है, उसका नाम है त्रिभुज। और त्रिभुज में बता दूं तो त्रिभुज में हमारे 2-3 टॉपिक जो है वो हमारे हट चुके हैं। वो 2-3 टॉपिक हमारे क्या हट चुके हैं, तो पहला टॉपिक जो हमारा त्रिभुज में हटा है, उसमें है हमारा पाइथागोरस के प्रमेय के प्रमाण और समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित जो हमारा टॉपिक था वो हमारा हट चुका है। और बाकी समरूपता वाले त्रिभुज, सर्वांग समरूपता में जो अंतर है, क्या क्या है, सर्वांग सम क्या होते हैं और समरूपता क्या होती है, और उनकी जो कसौटियां हैं वो जो है वो पढ़ेंगे इसमें त्रिभुज में। और इसके अलावा हमारा त्रिभुज में 2 एक्सरसाइज हैं, केवल 2 एक्सरसाइज हैं और इससे ज्यादा कोई एक्सरसाइज नहीं है। और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमें थेल्स थ्योरम पढ़नी है, थेल्स थ्योरम के बाद हमें कुछ समरूपता वाली प्रमेय पढ़नी है और उसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल 2 ही 3 प्रमेय पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर आता है, अगला चैप्टर है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। एक बार मैं इसे मिटा दे रहा हूं, अगर आपको नोट डाउन करना है तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब मैं इसका हटा दे रहा हूं, अब मैं एक आगे लिख रहा हूं। अगला जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर नंबर 7 है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। भाई निर्देशांक ज्यामिति का अपना एक अहम रोल है। निर्देशांक ज्यामिति में हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट मिलते हैं, जिसे हम हिंदी में भुज और कोटि बोलते हैं। भुज और कोटि क्या होते हैं, एक जैसे हमें इस तरीके के हमें एक्स और वाई लिखे हुए मिलेंगे। ये हमारा यहाँ पे जो भी होगा वो एक्स होगा, यहाँ पे जो होगा वो हमारा वाई होगा, ठीक है। और इसमें हमारा दूरी निकालने को मिलेगी बहुत सारी जगह। और जनरली इसमें जो यूज होगा ना, वो केवल दूरी का ही होगा। कभी आपसे सररेख पूछ लेगा, ये कह देगा कि 2 बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे है और एक दूसरे बिंदु से समदूरस्थ है, तो वहां पे आपसे एक्स की वैल्यू पूछ लेगा या फिर वहां पे वाई की वैल्यू पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे और उसमें बड़े आसानी से क्वेश्चन बना लेंगे। उसमें केवल एक फार्मूला लगता है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डी बराबर जो फार्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। केवल ये फार्मूला लगता है, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं लगता है और इससे तुम्हारा पूरा काम बन जाएगा। और 1-2 फार्मूले और हैं, जैसे मैं बोलूं कि निर्देशांक के मध्य बिंदु के निर्देशांक बोलूं या सॉरी मध्य बिंदु के निर्देशांक बोलूं, और या फिर मैं बोलूं विभाजिता का नियम, विभाजन जो होता है, जो रेखाखंड का विभाजन, जैसे ये हो गया, ये m हो गया, एक n हो गया। एक फार्मूला हमारा ये बनता है और एक फार्मूला हमारा और भी बनता है जो है हमारा कि त्रिभुज के मध्य बिंदु के निर्देशांक। जैसे हमारा ये त्रिभुज है,
अब मैं त्रिभुज के इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालूंगा, तो इसका भी फार्मूला बनता है। इसके जिक्र हम तब करेंगे जब अपने चैप्टर पाएंगे, तब बहुत ज्यादा ब्रीफ में और डीप में बताएंगे। अभी केवल मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। उसके बाद जब हम पहला चैप्टर या दूसरा चैप्टर जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो आप कमेंट करके बताएंगे, तो उस चैप्टर को हम अच्छे से फिर दोबारा से एक एक करके बारी बारी से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा केवल मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि इसमें क्या क्या जो भी टॉपिक है उसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या है उसमें। ठीक है, तो उसके बाद अगला जो चैप्टर है, जो अगला चैप्टर है सॉरी भाई, जो अगला चैप्टर है वो है त्रिकोणमिति का परिचय, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है हमारा, वो हमारा है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के परिचय में यहाँ से आपकी त्रिकोणमिति की शुरुआत होती है कि यहाँ पे त्रिकोणमिति में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। जो आपने बहुत बार सुना होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, या टेन थीटा बराबर क्या होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं लंब बट्टे कक्का, ऐसा तुमने सुना होगा कि लाल बट्टे कक्का जैसे वगैरह जो सब सुने होंगे, लाल अमरती लाल, करेले का अचार, अपने अपने लोगों की ट्रिक है। ठीक है, तो आज इसमें हम क्या बेसिक चीजें होंगी वो हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमारा हमने तुमने सुना होगा यहाँ पे ये लाल बट्टे कक्का सुना है ना, तो ये हमारा साइन हो जाता है, ये कॉस, ये टेन। अब इसको अगर ट्रिक से बताएं तो ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, तो ये हमारा साइन के बराबर देखेंगे तो लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा, कॉस के बराबर देखेंगे आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा, और टेन के बराबर देखेंगे तो लंब बट्टे आधार हो जाएगा। तो ऐसी चीजें होती हैं और उसमें बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। और एक टेबल बनती है, टेबल में आपके 90 तक मान दिए होंगे या 180 तक मान दिए होंगे, तो उसको क्या करना है, उसको बारीकी से हल करके एक एक करके याद करेंगे। और बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसकी भी ट्रिक है। उसको आप एक बार पढ़ेंगे तो एक ही बार में आपको टेबल एक बार में याद हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं याद होगी, लोग कहते हैं कि नहीं याद होती, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। एक बार आप पढ़ेंगे, एक बार लिखेंगे, जैसे मैं बताऊंगा एक बार वो लिखेंगे तो आपको एक ही बार में याद हो जाएगी। ठीक है, तो वो भी आपने पढ़ेंगे। और उसके बाद जो अगला चैप्टर आता है वो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अनुप्रयोग से मतलब कुछ बच्चे समझते होंगे सॉरी, अनुप्रयोग से मतलब कुछ बच्चे ऐसे समझते होंगे कि भाई ये है कि ये अनुप्रयोग क्या आ गया, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग क्या होता है। अनुप्रयोग से मतलब मैं अगर इंग्लिश में इसका वर्ड बोलूं तो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन उसका यूज। त्रिकोणमिति का कुछ बच्चे पूछेंगे इसका यूज क्या है, तो यूज ही उसका अनुप्रयोग होता है। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं, जैसे तुमने सुना होगा एक मीनार की ऊंचाई है, एक मीनार की ऊंचाई इतने से मतलब 80 मीटर है, और उसको जो धरातल से उसके पाद बिंदु से 10 मीटर जाने पर उसका जो इंडियन कोण है वो 60 डिग्री बनना है। तो बता दो कि उसका मतलब कोण क्या बनना है या फिर उसकी ऊंचाई क्या है। ऐसे क्वेश्चन जो बनते हैं वो उस तरीके के बनेंगे। जैसे मैंने बोल दिया ये भाई ये दीवार ऊंचा मतलब एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से ये 10 मीटर दूरी से इसका जो एंगल बनना है ये 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का एंगल बनना है। ठीक है, तो मैं पूछ लूंगा कि बता दीजिए कि आप इस मीनार की जो है ऊंचाई बता दीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन, उसमें दो प्रकार के आपको कोण पढ़ने को मिलेंगे। पहला आपको उन्नयन कोण पढ़ने को मिलेगा, दूसरा हमारा अवनमन कोण पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दो कोण होंगे, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। बाकी जितने भी जो कैलकुलेशन रहेगी वो आप यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सीख चुके होंगे। तो यहाँ पे यही चीज पढ़ने को मिलेगी। और इसमें एक एक्सरसाइज है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उसमें ब्रीफ में आराम से हल्के हल्के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड से हट जा रहा हूँ। ठीक है भाई, अगला देखिए, अगला जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 10, वो है हमारा वृत्त। वृत्त में हमारी एक दो प्रमेय है। और वृत्त क्या होता है, वृत्त में प्रतिच्छेद जो प्रतिच्छेदन रेखा होती है वृत्त के लिए, एक हमारी प्रतिच्छेद रेखा होगी, एक स्पर्श रेखा होगी और एक हमारी व्यास वाली रेखा होगी। इन सबको बहुत अच्छे से, इसकी छोटी छोटी जो कुछ प्रमेय है उन सबको बहुत अच्छे से आराम से एक एक करके सबको वृत्त में एक एक करके आराम से करेंगे। ठीक है भाई, अब उसके बाद जो अगला जो टॉपिक है उसका नाम है रचनाएं। क्योंकि रचनाएं अपने जो सिलेबस में पहले हुआ करता था, लेकिन अब रचनाओं को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है।
रचना पहले जो हमारे जब मैंने हाई स्कूल किया था तो उसमें हमारी रचनाएं भी हुआ करती थी, लेकिन इस चैप्टर को पूरा की पूरा एनसीईआरटी की किताब से हटा दिया गया है। और मैंने बताया कि जैसा कि कुछ टॉपिक इसमें हटाए गए तो उसमें एक ये पूरा चैप्टर भी है। तो अगर आप रचनाएं अगर आप कमेंट करेंगे, बताएंगे कि सर रचनाएं पढ़ाइए, तो मैं आपको रचनाएं भी पढ़ा दूंगा। क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ, ये रचनाएं वाला चैप्टर जो है पूरा की पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, रचनाओं का कोई नहीं है। अब रचनाओं के बाद जो चैप्टर आता है वो आता है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपके लिए एकदम नया चैप्टर होगा। और इसमें इसमें आपको क्या निकालना है, लगा बहुत सारा क्षेत्रफल निकालना है, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। अब इसमें आप पूछेंगे सर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें भाई ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे मान लिया मैंने ऐसे दे दिया, ये दे दिया, ये ऐसे को उस तरीके से बना दिया, तो मैंने बोल दिया कि इस व्रत की जो त्रिज्या है, इस व्रत की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, और मैंने इस सब व्रत जो एक जैसे हैं, और मैंने बोल दिया और कि ये जो हमारी ये वर्ग बनाया, वर्ग की जो लंबाई है इतनी लंबाई है। तो अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो बचेगा, अगर मैं बोलूँ कि इसमें वर्ग में जो शेष एरिया बच रहा है वो कितना एरिया बच रहा है, मतलब व्रत में शेष एरिया बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, जो शेष एरिया बच रहा है वो कितना बच रहा है। तो ऐसे हमें बहुत सारे क्षेत्रफल निकालने को मिलेंगे इस चैप्टर में, और ये चैप्टर आपके सिलेबस में है। और यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपके लिए, यहाँ से 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनना पक्का है, और यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनते हैं, इस बात का भाई ध्यान रखना। ठीक है, और अगला जो चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, वो देखिए जरा, बहुत ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझे लगता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, आपको इसमें बेलन पढ़ने को मिलेगा, शंकु पढ़ने को मिलेगा, और आपको व्रत पढ़ने को मिलेगा। व्रत में जो हमारा आता है गोला जो हमारा अर्ध गोलाई मिलेगा, पूर्ण गोलाई मिलेगा, और इसमें जितने भी आपने जो सुने होंगे शंकु का क्षेत्रफल या शंकु का आयतन, वो जितने भी आपके जो टॉपिक हैं वो सब आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे। आपको आयतन भी निकालेंगे, जैसे एक हुआ करता था पहले शंकु का छिन्नक, जैसे आपने बाल्टी देखी कभी, जो बाल्टी देखी, ये बाल्टी हमारी, अब इस बाल्टी का पहले क्या होता था, इस बाल्टी का निकलवाते थे आयतन। इसमें पूछेगा कि आपसे इसमें कितना पानी आ जाएगा, कि इसकी जब लंबाई इतनी है, इसकी जो ऊंचाई है वो इतनी है, इसकी रेडियस, नीचे वाली रेडियस, ऊपर वाली रेडियस R1 है, ये वाली रेडियस R2 है, तो इसका आयतन बता दो। तो इसका आयतन का भी वही फॉर्मूला होता है, शंकु का छिन्नक। अगर आपके इसमें क्वेश्चन होंगे तो आपको मैं ये भी कराऊंगा और शंकु वाला भी कराऊंगा, सारे के सारे टॉपिक कराऊंगा, एक एक करके कराऊंगा, बारीकी से मैं कराऊंगा। ठीक है, जो अगला टॉपिक आता है वो हमारा होता है सांख्यांकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर सांख्यांकी। और सांख्यांकी से भाई मैं बता दूं, इसमें 3 विधि है, इसमें भी हमारे 3 विधि है, जैसे मैं बता दूं सांख्यांकी में, और उसको एक एक करके पढ़ेंगे। सांख्यांकी में जैसे पग विचलन हो गई, तो इसमें ऐसे बहुत सारी 3 विधि हैं, और तीनों विधि को एक एक करके पढ़ेंगे, और तीनों विधि से कोई एक विधि से आपको सांख्यांकी में एक विधि से आपको x की वैल्यू निकालने को आ जाएगी। ये x बार जिसे बोलते हैं समांतर माध्य, या इसको समांतर माध्य करके ऐसे करके एक आपको क्वेश्चन आएगा। उसमें से एक क्वेश्चन आपको जो कितने नंबर का मिलेगा, मेरे हिसाब से जो अभी रिसेंटली जो पेपर हो रहे हैं बच्चों के, तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाते हैं, वो भी सांख्यांकी से। मैंने जो अभी तक लगातार मैंने जो एनालिसिस किया है, उसमें मैं जो देख पा रहा हूँ, सांख्यांकी का अपने अकेले का जो वेटेज रहता है वो 7 से 10 नंबर तक रहता है। केवल इस अकेले का 70 नंबर में से 7 से 10 नंबर की केवल सांख्यांकी आती है। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि इसमें 7 से 10 नंबर की सांख्यांकी आ रही, तो वही स्किप नहीं करना है, तो इसको वही भी अच्छे से पढ़ना है। और इसका बाद लास्ट जो चैप्टर हमारा रहता है उसका नाम है प्रायिकता। मैं बोलूंगा भाई प्रायिकता से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। सॉरी, कुछ बच्चे बोलते हैं कि प्रायिकता बहुत कठिन होती है, कि उसमें जुआ सिखाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, आपके में जो प्रायिकता है, जो प्रोबेबिलिटी है, बहुत ही मतलब निम्न स्तर की है, बहुत ही छोटी है। मैं आपको उसको 1 शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। और उससे बाहर एक क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। उसमें यह है कि
जैसे मैंने ताश की गड्डी ले ली, ताश की गड्डी मैंने बोल दिया कि उसमें 52 पत्ते हैं, 52 पत्तों से में से एक इक्का निकालने की क्या प्रायिकता हो गई। तो बस सिंपल है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, बस इतना तो होना फार्मूला ये लगता है, और इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं लगता है अभी। तो इस बात का ध्यान रखना है। और एक तरीके का और क्वेश्चन इसमें प्रायिकता में क्या बन जाएंगे, जैसे मैं बता दूं, प्रायिकता में एक क्वेश्चन ये बनता है, जैसे मैंने रख दिया, एक झोला ले लिया, ये हमारा एक बैग है, ठीक है, और इसमें मैंने क्या कर दिया, 10 जो है लाल गेंद डाल दी, और मैंने 5 नीली गेंदें डाल दी, और मैंने बोल दो 6 गेंदें मैंने डाल दी, चलो पीली गेंदें डाल दी। तो मैंने बोला कि मैंने इस थैले को बंद करके एक अच्छी तरीके से इसको हिलाया। अब हिलाने के बाद में, अब इसको बिना देखे मैं इसमें से एक गेंद निकाल रहा हूँ, तो पूछेगा आपसे कि बताइए कि लाल गेंद निकालने की इस थैले में से क्या प्रायिकता होगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा, या पूछ लेगा आपसे लाल या नीली गेंद निकालने की क्या प्रायिकता होगी, या फिर पूछ लेगा आपसे पीली गेंद निकालने की क्या प्रायिकता होगी। इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। या फिर बोल देगा गोटे का पासा, आपने सुना होगा, जिससे लीडो खेलते हैं, वो पासा है हमारे पास वो, और उसमें क्या है, उसका क्या है, उसमें ये है कि पासे में पूछ लेगा कि आपके 5 से ऊपर अंक आने की प्रायिकता है, या 3 से ऊपर अंक आने की प्रायिकता है, या दो के जो फैक्टर है उनके आने, सॉरी 2 के गुणज है उनके आने की क्या प्रायिकता है, ऐसे पूछ सकता है। या 1 से या 2 से ऊपर संख्या आने की क्या प्रायिकता है, या छक्का आने की, या 6 अंक आने की क्या प्रायिकता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर बोल देगा एक साथ 2 पासों को उछाला जाता है, तो पूछ लेगा कि एक साथ एक अंक आने की क्या प्रायिकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन बहुत इजी होते हैं, और एक वीडियो आपको समझ में आ जाएंगे। केवल एक ही मैंने बताया, इसमें केवल एक ही जो सूत्र है, वो सूत्र का नाम है, मैं बता दे रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, वो होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या, बस इतना सा फार्मूला है, और बस यही फार्मूला ध्यान रखना है। पूरी आपको उसमें जितनी भी आपकी प्रोबेबिलिटी है, जितनी भी आपकी प्रायिकता है, प्रायिकता आपने इतने से आपकी एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा आपका कोई फार्मूला नहीं लगेगा, इस फार्मूले से आपकी कंप्लीट प्रायिकता कंप्लीट हो जाएगी। और मैंने जो बताया कि एक होती है विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम, इसमें होती है, वो होती है हमारे इसमें बहुपद में जो होती है विभाजन की एल्गोरिथम थ्योरम, वो हमारी विभाजन वाली जो थ्योरम है वो यहाँ से हटा दी गई है, तो वो हम नहीं पढ़ाएंगे। जो चीजें आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, वही चीजें पढ़ाई जाएंगी। और मैं आपको इस बात का ये चीज बोलना चाहूंगा कि मैं जितना भी कराऊंगा, मैं एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन बारीकी से मैं कराऊंगा। ऐसा नहीं होगा आपके साथ कि मैंने एक क्वेश्चन छुड़वा दिया, दूसरा का, मैं एक एक क्वेश्चन सब कराऊंगा। जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा भाई आपके घर के लिए मैं छोड़ूंगा, बाकी में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे मैं क्वेश्चन आपके कवर करते हुए चलूंगा भाई, ठीक है। तो एनसीईआरटी की किताब नहीं है तो खरीद लीजिए, और साथ में मैं कहूंगा एक रेफरेंस किताब भी रखिए। कोई सी किताब रख सकते हैं आप रेफरेंस किताब में, जो मन करे वो खरीद लीजिए, लेकिन जो पेपर बनता है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पेपर आपका एनसीईआरटी बुक से ही बनेगा। 1-2 क्वेश्चन होते हैं वो रेफरेंस बुक से आएंगे, बाकी आपका 80% जो पेपर होगा वो आपका एनसीईआरटी किताब से ही बनने वाला है। तो मैं कहूंगा सबसे पहले आप एनसीईआरटी किताब को फॉलो कीजिए, और उसके बाद आप रेफरेंस किताब को लगाइए। सबसे पहले एनसीईआरटी, इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए। भाई आपकी रीढ़ की हड्डी होने वाली है इस एग्जाम के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप मैंने जो बोला है उस बात पे आप खरे उतरेंगे और अच्छे से करेंगे। तो मैं एक बार साइड हट जा रहा हूँ इस चैप्टर का, और इसका एक बार क्या करें, आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको लिख लें। मैं इसको जो फालतू वाली चीजें मैं वो हटा दे रहा हूँ, और एक बार आप सब लिख लें, उसके बाद आप जो बताएंगे उस हिसाब से एक चैप्टर को स्टार्ट कर लिया जाएगा। एक बार आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लेके और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मैं सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, तो उस चैप्टर को मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और साथ में ये भी बताना कि वही वीडियो कैसी लग रही है, और क्वालिटी कैसी है, वीडियो क्वालिटी, आवाज विजिबल आ पा रही है, नहीं आ पा रही है, ऐसे कोई भी दिक्कत है तो बताइए, क्योंकि हमारा ये नया सेटअप है, कुछ गलती होती है तो ये माफी चाहते हैं। अब बाकी हम बताइए, हम उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे, और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
और कुछ भी है किसी प्रकार का ऐसे कोई भी दिक्कत है, अगर साइंस वाले सर आएंगे और उनसे भी कोई दिक्कत है तो बेझिझक बोलना है। ऐसा नहीं है कि आप मेरी क्लास में हैं तो मेरे क्लास में आराम से मुझसे बोल रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और कोई डरने वाली बात नहीं है। साइंस वाले सर आए उनसे भी बेझिझक पूछना है, जो मन करे जैसा मन करे वो पूछ सकते हैं आप, अपनी कमेंट छोड़िए। और साथ ही साथ जो हमारे इंग्लिश वाले सर आएंगे उनसे भी आप बेझिझक पूछ सकते हैं, सभी बढ़िया एकदम बढ़िया टीचर हैं और आपको जीरो से लेकर हीरो तक पढ़ाएंगे। और मेरा भी यही उद्देश्य है कि मैं जीरो से लेकर हीरो तक पढ़ाऊंगा। बस अगर आप यहाँ तक आए हैं तो बस भरोसा करिए, मैं आपको पूरा के पूरा जो किताब है, पूरी किताब एक एक क्वेश्चन को मैं आराम से बेसिक से मैं कराऊंगा। ठीक है ना भाई? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।